farsightedness में पास का नहीं दिखता, ठीक है। So person having farsightedness of near point 50 cm. Find power of the lens required. ये क्वेश्चन यानी इसका इलाज करो, कितने पावर का इसको लेंस जरूरत पड़ेगा। चश्मा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है ये नॉर्मल ह्यूमन आई है। इस बेचारे को क्या दिक्कत है, 50 के इधर नहीं दिखता है, इधर दिखता है। तो हमको कहां तक दिखता है, 25 तक। तो क्या करो, इसके 50 का ऑब्जेक्ट का इमेज 25 पे बना दो। 50 पे रखने वाली चीज दिख रही है ना इसको, उसके बाद वाली दिख रही है, 50 के बाद वाली दिख रही है, 50 के अंदर वाली नहीं दिख रही है। तो एक काम करो, हमारा नेचुरल नियर पॉइंट कितना होता है 25। तो एक काम करो, 50 का इमेज 25 पे बना दो, क्योंकि जब आप 50 का इमेज 25 पे बना देंगे ना, तो 50 के बाद वाले जो भी है, मतलब 25 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज 50 पे बना दो, उल्टा सॉरी, 25 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज अगर 50 पे बना दिया, तो फिर उसके बाद वाले जितने भी होंगे वो 50 के बाद ही आएंगे। हमको 25 तक दिखता है ना, इसको 25 तक नहीं दिखता बेचारे, इसको 50 के आगे दिखता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट 25 पर है उसका इमेज 50 पे बना दो, तो फिर F निकल आएगा। यानी कि उसे ये भी पता चल जाएगा हमको, यानी कि जो हमारा 25 था, U बराबर 25 है, तो V बराबर 50 करो, ये लो। जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 पे था, उसको इस बेचारे के लिए कितने पे कर दो, 50 पे कर दो, तो आपको आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/q। ये तो पावर चाहिए आपको, डाल दो। सर आपने वो साइन माइनस हाँ ना, दोनों एक ही साइड में है। सर लेकिन अरे भाई ये मेरा नहीं, लेंस लेंस आई के लेंस से काम नहीं चल रहा, इसलिए एक एडिशनल लेंस लगा है, तो दोनों एक ही साइड में आ रहा है ना। मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, समझ रहे ना। तो वैसा कोशिश करते हैं, देखिए क्या आता है। तो 1/50 माइनस 1/50 और 50 -1 बोला सच हो, है ना। तो ये आ गया पावर 1/50, 1/50 आया है सेंटीमीटर इनवर्स। इसको बदलो डायोप्टर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/50 यानी कि 2 प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, यानी कि इसको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा बेचारे। यानी कि जिस इंसान को फार साइटेडनेस है, उसको कैसा लेंस लगता है, कॉन्वेक्स लेंस लगता है। कि कौन है वो फार साइटेडनेस, मायोपिया। मायोपिया तो कौन सा लेंस लगता है, और हाइपरमेट्रोपिया होगा तो कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव वालों को जो है फार पॉइंट रहेगा, कॉन्वेक्स वालों को नियर पॉइंट रहेगा। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। फार नाम कैसे दिया फार साइटेडनेस का, मतलब दूर जाके कन्वर्ज होती है, तो डाइवर्स करना पड़ेगा, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस। नियर साइटेडनेस वालों का मतलब क्या है, जल्दी कन्वर्ज हो रही है, तो फिर डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। एक के लिए कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। चलो ये तो इसका इलाज हो गया, दूसरे का इलाज करते हैं। दूसरा चलो मरीज नंबर 2। ये होता है कि वेसिलरी मसल ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए होता है कि हमारा जो पावर होता है ना, आंख के लेंस का पावर, वो घट जाता है, गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज ऑफ आवर न्यूट्रिशन एंड ऑल, बिकॉज एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड, है ना। तो उसका जैसे मान लो कल भी बोल रहा था मैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो आंख के लेंस, आंख में भी तो लेंस है, उसका पावर लगातार कम हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि रेटिना पर इमेज बनना बंद हो जाता है, थोड़ा पहले बनता है या थोड़ा बाद। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो कुछ बोलते हैं सर दर्द कर रहा है, सर दर्द क्यों करता है आपका मैं बताता हूँ। आपको पता है आपकी लेंस का, जो आंखों का जो लेंस है उसका पावर कम हो चुका है, बट फिर भी आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं बेचारे के साथ, तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेस डेवलप होगा, इसलिए आपका सर दर्द करेगा। बिकॉज यू आर यूजिंग
दैट अननेसेसरी पावर, इसलिए डोके दुखते हैं। तो इसलिए डॉक्टर डोक का इलाज नहीं करता है, आंखों का इलाज करता है, क्योंकि आंखें जितनी रिलैक्स कंडीशन में रहेगी ना उतना आपका डोका कम दुखेगा, क्योंकि डोका से ही एक्चुअली सारे पावर या सारी जो भी आपको एक्टिविटीज है न्यूरल सिस्टम अपना जो है यही से कनेक्टेड है। कि मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ ना तो इसको संदेश यहाँ से मिल रहा है। तो किसी को टच करता हूँ, जैसे अगर मैंने गर्म को छुआ तो ये जो है न्यूरल सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ से आता है सारा, यहाँ से जाता है इनपुट और बोले हाथ हटा भाई, और ये बहुत तेज है। हाँ, बायो वालों को समझता है अच्छे ये कैसे काम कर रहा है। इसीलिए जो इंसान कोमा वगैरह पे जाता है या फिर जो जिसको क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं पैरालिसिस, उसका क्या होता है न्यूरल सिस्टम कंट्रोल। उसको वो फीलिंग कि भाई ये गर्म है कि ठंडा है कि किसी ने चूटी काटा तो उसको कुछ दर्द नहीं हो, पैरालाइज। तो वही ब्रेन का अलग अलग पार्ट होता है, वो उसके लिए बायो पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे ही जब आप आंखों का अननेसेसरी यूज करेंगे, ज्यादा मूवीज देखेंगे या ज्यादा मोबाइल चलाएंगे तो फिर उसका पावर लॉस होगा ऑब्वियसली। न्यूट्रिशन आप ले नहीं रहे और जो है उसको लगातार यूज करते जा रहे हैं तो फिर गड़बड़। तो देखो अ पर्सन हैविंग नियर साइटेडनेस of far point 250 centimeter, find power of the lens required. तो क्या करेंगे भाई, हमारा फार पॉइंट कितना है, मतलब नॉर्मल इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का इमेज इधर बना दो। अरे भाई ये अपनी डोर है, इसका ये हो गया क्या फार पॉइंट 25 तो रहता ही है, तो इसको यहां से यहां तक दिखता है, यहां नहीं दिखता है, 250 के आगे नहीं दिख रहा है इसको। तो अब क्या करेंगे, इंफिनिटी का जो ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज यहां पर, क्योंकि इसकी औकात इतनी है, इसके आगे नहीं देख सकता। चलो कोई बात नहीं, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखो और उसका इमेज कहां बना दो 250 हो जाएगा ना काम। लगा दो फॉर्मूला 1/f = 1/b माइनस फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, पावर आया तो ये आ जाएगा 1/- 250। इसको लिखने की गरज नहीं, तो ये अपने आप माइनस में आ गया, संबर से मल्टीप्लाई कर दो 100/2.5 250 -0.4d, तो -0.4 कॉनकेव टाइप और जी कर सकते इलाज, नहीं कर सकते। आधे डॉक्टर तो हम ही बन गए, आधे डॉक्टर तो बिना वायु पढ़े बन गए। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं बेचारे जिनको दोनों लेंस लगे, बिकॉज उनका फार पॉइंट भी रहेगा, दो लगा। अरे कर सकते क्या इलाज, एक बार रख डालते हैं। दो तरह की बीमारी, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को में क्या होता है, देखो मायोपिया छोटा वर्ड है इसलिए पास का नहीं दिखता, और हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है इसलिए दूर का नहीं दिखता। लेकिन जब दूर का नहीं दिखता तो नियर साइटेडनेस, और जब पास का नहीं दिखता तो फार साइटेडनेस। समझे क्या, फार साइटेडनेस का मतलब है दूर पे जाके कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब पास में कन्वर्ज करवानी है, तो कॉन्वेक्स लेंस। नहीं समझे? और नियर साइटेडनेस का मतलब है जल्दी कन्वर्ज हो रही है रेटिना से पहले, तो हमको दूर कन्वर्ज करवानी है तो डाइवर्जेंट लेंस, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। ये सीक्वेंस याद रखिए, वो यार एक बार फिर रिपीट करें। मायोपिया छोटा वर्ड है इसलिए पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है इसलिए दूर का नहीं दिखता। लेकिन अगर दूर का नहीं दिखता
और पास का नहीं दिखता तो नियर साइटेडनेस में जल्दी कन्वर्ज हो रहा है तो हमको डाइवर्स करना पड़ेगा, इसलिए कॉनकेव लेंस। और फार साइटेडनेस में दूर में कन्वर्ज हो रहा है, जल्दी कन्वर्ज करना पड़ेगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस। ये सीक्वेंस याद किया तो हो जाएगा। जिन लोगों को फार साइटेडनेस होता है उनका नियर पॉइंट होता है, और जिन लोगों का नियर साइटेडनेस होता है उनका फार पॉइंट होता है। ये देख सकते हैं। और एक ह्यूमन आई का, हेल्दी ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होगा? इनफाइनाइट। और नियर पॉइंट क्या होगा? 25। यानी कि जिन लोगों का नियर पॉइंट मान लो 25 से ज्यादा है तो 25 पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज आप उस पर्टिकुलर नियर पॉइंट पे बना दो। यानी कि u बराबर -25 और v बराबर जो भी नियर पॉइंट दिया होगा वो। और अगर आपको यहां करना इलाज तो इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज फार पॉइंट पे बना दो, तो फिर उसको फिर सब दिखाई देगा। आया समझ में? तो ये सीक्वेंस ऐसे याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं थोड़ा और एंगल ऑफ विजन। एक चीज बताओ आप मुझे, ये चेयर आपको दिख रही है, ये बड़ी है कि छोटी है? देखो इस लड़की से पूछता हूँ, पता है लड़की ये बड़ी है कि छोटी है? अरे बड़ी है। आप मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कोई आदमी, उससे पूछेंगे कॉल लगा के, भाई ये चेयर मेरे हाथ में है, बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है? वो बोलेगा छोटी दिख रही है। ऐसा क्यों है? चेयर का साइज तो वही है। ये है एंगल ऑफ विजन। हमारी आंखों पर जो ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल है उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई। ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ी चेंज हो गया। एरोप्लेन आपके सामने खड़ा है तो बड़ा दिख रहा है, और जब वो आसमान में उड़ता है तो छोटा दिखाई देने लगता है। ये सब किसकी वजह से होता है? एंगल ऑफ विजन। आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारी आंखें और ऑब्जेक्ट यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा एंगल बड़ा बनाएगा। अब दूर लेके जाओ, किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लाओ, साइज पर चेंज कर लो, साइज इतना ही रहेगा। लेकिन अब आप देखेंगे एंगल थोड़ा छोटा, और दूर लेके जाओ और छोटा हो रहा है। साइज थोड़ी चेंज हो रहा है, साइज तो वही है लेकिन एंगल कम हो रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बड़ा या छोटा दिखाई दे रहा उसकी साइज पे नहीं डिपेंड करता है, एंगल ऑफ विजन पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ विजन, एंगल मेड बाय दैट ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ। और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ विजन कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएगा? जो DDV पे रखा है। DDV मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस, जो कि कितना है हमारे लिए? 25। क्योंकि 25 के आगे रखेंगे तो वो वैसे भी दिखेगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ विजन चेक करना है तो कौन से पॉइंट पे किया जाता है? नियर पॉइंट पे। और सबसे छोटा एंगल ऑफ विजन चेक करना है तो इंफिनिटी। इसलिए जब जितना दूर आपसे ऑब्जेक्ट होगा उतना छोटा दिखाई देगा। ये होता है एंगल ऑफ विजन। ठीक है, तो एंगल ऑफ विजन इज नथिंग बट एंगल made by object. इसको बोलते हैं एंगल या विजुअल एंगल भी बोलते हैं। और अगर ये बड़ा हुआ तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा दिखाई देगा? बड़ा या छोटा? बड़ा। और अगर ये छोटा हुआ तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सीन भी कैसा होगा? छोटा। लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं होगा, वो उतना ही। ठीक है, इसलिए दिखता है। और कुछ नहीं। देखो जैसे कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये हमारे आंखें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
तो इसके द्वारा जो बनाया गया ये एंगल होगा, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ। ये डिस्टेंस कितना ले लो आप, u, और ये ले लो h, तो tan थीटा हो जाएगा h बाई u। पेरेक्सियल रेस की बातें करें तो थीटा क्या हुआ, छोटा, थीटा छोटा हुआ। तो चलो पेरेक्सियल की बातें क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी रे ऑप्टिक्स पढ़ाया है सब पेरेक्सियल के लिए पढ़ाया है। अच्छा, पेरेक्सियल और मार्जिनल रेस की वजह से भी एक ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन पढ़ाया था उसने, ऑपरेशन याद है। तो वो पेरेक्सियल और मार्जिनल रेस की वजह से भी एक ऑपरेशन आता है, उसको स्फेरिकल ऑपरेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, पेरेक्सियल रेस की वजह से अलग इमेज आता है और मार्जिनल रेस की वजह से अलग इमेज आने लगता है। तो फिर बहुत सारे इमेजेस बन जाते हैं, बहुत सारे इमेज बन जाते हैं, इसलिए ब्लर इमेज दिखाए, उसको स्फेरिकल ऑपरेशन कहते हैं। चलो उसे हम उसको गायब कैसे करें, छोटा लेंस ले लो, थोड़ा छोटा, छोटा लेंस लेने से सिर्फ पेरेक्सियल रेस ही रहेगी, मार्जिनल रेस नहीं रहेगी। मैं बताता आपको समझ जाए। जैसे मान लो ये लेंस है, बड़ा लेंस है थोड़ा सा, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो पास वाली रेज है तो कैसी है, पेरेक्सियल, लेकिन जो दूर वाली रे है ये मार्जिनल। तो होता क्या है, इसकी वजह से जो इमेज बनेगा वो तो अलग जगह पे बनेगा, और इसकी वजह से जो इमेज बनेगा वो अलग जगह। ऐसा होता है, गड़बड़ है। एक ही ऑब्जेक्ट का दो दो इमेज, ये आई पेरेक्सियल और ये आई मार्जिनल, एक ही ऑब्जेक्ट के दो दो इमेज। तो इसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा ब्लर इमेज दिखाई देता है। कम कैसे करें सर, साइज थोड़ा छोटा ले लो अपर्चर का, तो गड़बड़ नहीं होता, थोड़ा छोटा साइज ले। छोटा साइज लेने से सिर्फ कौन सी रेंज रहेगी, पेरेक्सियल ही रहेगी, तो एक ही आपको इमेज। इसलिए मैं यहाँ पर पहले पेरेक्सियल ले रहा हूँ, बिकॉज मैं जो भी फॉर्मूला यूज करूंगा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये किसके लिए है, पेरेक्सियल रेस के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर थीटा थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, तो पूछ सकता है इसलिए बता रहा हूँ। तो थीटा बराबर h बाई। अच्छा, मैक्सिमम एंगल निकालना है तो कहाँ रखना पड़ेगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ विजन कब आएगा, बोला ना DDV पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, D पर। तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना आ जाता है फिर बताओ तो भी, क्या आ जाएगा, थीटा नॉट दैट इज D एंड दिस इज h। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, थीटा नॉट विल बी h बाई विजुअल। जितना पास में रहेगा उतना ज्यादा बड़ा बनेगा, जितना दूर रहेगा उतना छोटा बनेगा। ये एडवांस में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स था, बट आंसर था रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो आप ट्रेन पे जाते कभी, क्या बसेस में, ट्रेन में, कार्स में जाते होंगे, साइकिल पे जाते होंगे, बाइक पे जाते होंगे या पैदल जाते होंगे, कैसे तो जाते होंगे, घर पे पड़े रहते हैं, पता नहीं मुझे, है ना। तो मान लो आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन के अंदर या बस के अंदर, तो आप देखते हैं कि जो चांद है या जो बादल है आपके साथ चलते हैं, देखा क्या। तो मैं ऐसे कभी जाता था, मैं जब छोटा था कोटा जाता था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं देखता था कि देखिए मेरे साथ क्यों चल रहा है, और जब मैं पास में जो पेड़ पौधे होते थे उनको देखता था, वो तो पीछे चले गए तुरंत। पास में जो पेड़ पौधे हैं वो तो तुरंत पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो चांद है, ये जो सूर्य है, ये मेरे साथ क्यों चल रहा है, या ये दूर वाला जो पेड़ है वो तो मेरे साथ चल रहा है, और ये पास वाले पेड़ पौधे जो है मुझसे पीछे चले जा रहे हैं, ये क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जेई एडवांस, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन था, तो लोग करेक्ट करने लगे काइनेमेटिक्स से, काइनेमेटिक्स में था ही इसका रीजन। इसका रीजन क्या था कि चूंकि जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो छोटा एंगल ऑफ विजन बनाते हैं, और जो पास के ऑब्जेक्ट है वो बड़ा एंगल ऑफ विजन बनाते हैं, तो उनकी जो रेट ऑफ चेंजिंग है वो भी उसी प्रोपोर्शन में होगी, यानी कि समय के साथ उनकी जो चेंज होने की रेट है वो भी उसी प्रोपोर्शन में होगी। दूर वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका एंगल ऑफ विजन धीरे धीरे चेंज होगा, और जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको तुरंत हो जाएगा। इसीलिए पास वाले ऑब्जेक्ट तो लगेज पीछे जाते हुए दिखते थे, और दूर वाले ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा स्लो स्लो पीछे हो जाते थे। तो जितना दूर का ऑब्जेक्ट होगा, सूर्य कहां पर है, सूर्य तो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसलिए ऐसा लगता है कि अपने साथ ही चल रहा है, यानी कि उसका रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द एंगल ऑफ विजन लगभग 0, बिकॉज उसका ये इनफाइनाइट, अरे बहुत दूर है ना वो, तो थीटा ऑलमोस्ट 0 है उसका।
और 0 का अगर हम डिफरेंशिएशन मारे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपने साथ चल रहा है, और पास वाले जो पेड़ पौधे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी चले गए, क्योंकि उनका एंगल ऑफ विजन लगेज चेंज तो बड़ा था ना, रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द एंगल ऑफ विजन। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ द चेंजिंग ऑफ द एंगल ऑफ विजन। ये उसका आंसर था जी एडवांस का क्वेश्चन। वो तो लग रहा था ट्रेन है, चल रहा है, मोशन है तो वो तो कुछ अलग ही लग रहा था, बट आंसर अलग था उसका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो एंगल ऑफ विजन वही देखो ना आप, जब एरोप्लेन की बात करें, एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है? एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वही आसमान में होता है छोटा सा दिखता है। तो क्या छोटा हो गया क्या वहां जाके? नहीं, वो छोटा नहीं हुआ है, एंगल ऑफ विजन छोटा हो गया। जब वो पास में रहेगा तो एंगल ऑफ विजन बड़ा रहेगा। तो सर फिर दूर के ऑब्जेक्ट छोटे दिखाई देंगे कि पास, सॉरी छोटे दिखाई देंगे कि बड़े? छोटे। दूर के ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे? छोटे। लेकिन अगर मान लो मुझे जो है उसको बड़ा करके देखना है, इसीलिए मुझे क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप छोटे को बड़ा करके दिखाएगा। क्यों जरूरत पड़ रही है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की गरज काहे को पड़ गई? क्योंकि मुझे देखना है कि ये जो मैं खाना खा रहा हूं उसके अंदर कितने बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया बहुत छोटा छोटा एंगल बना रहे हैं आंखों में, इसलिए दिख ही नहीं रहे। तो उस एंगल ऑफ विजन को कैसे बढ़ाया जाए? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ही पर्पस है, टू इंक्रीज द एंगल ऑफ विजन। अगर उन्होंने एंगल ऑफ विजन को बढ़ा दिया तो वो बड़े दिखाई देने लगेंगे, और उसके लिए हम लोग जो है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्योंकि आंखों से नहीं, नेचुरल आंखों से नहीं दिख रहा है। नेचुरल आंखों पर जो एंगल ऑफ विजन आ रहा है उतना इफेक्टिव नहीं है। तो बीच में कुछ तो ऐसा लगाओ कि आंखों पे गिरने वाला एंगल ऑफ विजन बढ़ जाए, तो फिर आपको वो बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा। मतलब ऑब्जेक्ट तो उतनी साइज का है, हमको बड़ा दिखेगा। इसका यूज किया ना अपन ने टेक्नोलॉजी का, क्योंकि हमको पता लग गया कि ऑब्जेक्ट का बड़ा छोटा दिखाई देना ऑब्जेक्ट की साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ विजन। तो अगर मैंने एंगल ऑफ विजन को बढ़ा दिया तो मैं छोटे ऑब्जेक्ट को भी देख सकता हूं। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो टू इंक्रीज क्या? एंगल ऑफ विजन, वी यूज डाइवर्जिंग लेंस से। कैसे एंगल ऑफ विजन बढ़ेगा भाई? डाइवर्जिंग लेंस से एंगल ऑफ विजन थोड़ी बनता है, रेस ही डाइवर्ज हो जाएगी, उससे नहीं होगा। यहाँ पर चाहिए हमको माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टू इंक्रीज एंगल ऑफ विजन वी यूज, सबसे सिंपल जो होता है उसका नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आप अपनी डेली लैंग्वेज में मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। नाम सुना क्या आपने? मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास को ही सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। बेटा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन तब तक बताऊंगा भैया। जब इससे भी फर्क ना दिखे आपको, इससे भी छोटा दिख रहा है, इससे भी कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, देन वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये थोड़ा महंगा आता है, बायो केमिस्ट्री वगैरह के लैब्स में रखा है ना। इसमें एक नहीं दो लेंस होता है, इसमें एक ही लेंस होता है। फिर अगर दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है तो टेलीस्कोप यूज किया जाता है। हाँ, बाइनोकुलर थोड़ा घटिया टाइप का है। ये जो टेलीस्कोप है ये ब्रह्मांड या यूनिवर्सेस को या किसी प्लेनेट को देखने के काम आता है। बाइनोकुलर तो थोड़ा ही दूर देखने के काम आता है। दिस इज नॉट बाइनोकुलर, दिस इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल, ये सब पढ़ना है। पहले आप छाप लो यार, फिर आगे चलो। But these are very interesting. Very interesting.
आपकी आंखों में जो ये चश्मा लगाए ना बेटा, these are not optical instruments, these are simply lenses. Okay, they are not magnifying anything, they just making the image clear. समझ रहे क्या? ये सिर्फ इमेज को क्लियर करने के काम आते हैं, यानी कि ये दो ही दोषों को ठीक करते हैं, मायोपी और हाइपरमेट्रोपी। अच्छा, कैटरेक्ट वालों को अलग चश्मा लगता है। कैटरेक्ट होता है ना किसी को, मोतियाबिंद। नहीं सुना आपने? बुढ़े लोग घूमते हैं ना एकदम, देखा क्या? इधर से भी पैक रहता उनका चश्मा। They look like hero, शाहरुख खान only। हाँ, मतलब उनको ना एकदम लाइट से एक्सपोज नहीं करवाना होता, दर्द होता है, बिकॉज उनका ऑपरेशन हो रखा है, डिफरेंट इश्यू। हाँ, तो वो क्या जाले आ जाते हैं आपको, दैट इज डिफरेंट, दैट इज कैटरेक्ट। वो जाले आने की वजह से उनको इमेज ब्लर दिखाई दे रहा है। बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? हिंदी में बोल रहा है। वेल्डिंग वाले जो वापरते हैं, अरे वेल्डिंग वाले जो वापरते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ ग्लास ओनली, दैट इज डिफरेंट। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो रेज आती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो वहां से डेवलप हो रही है, उसकी वजह से जो है आंखों को परेशानी होती है अगर वो चश्मा नहीं लगे। एक बार मेरे को पता है, जब मैं पहली बार वेल्डिंग की लैब में गया था, तो हम लोग कर रहे थे वेल्डिंग उधर, तो उस टाइम पर तो इतना कुछ लगा नहीं, लेकिन रात को जो है चुभने लगी आंखें, पूरी रात आंखों से आंसू, बाप रे। फिर मुझे पता चला इसलिए चश्मा लगा, यानी कि उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ, उस टाइम पे लगाने नॉर्मल है, क्या दिक्कत है? सर भी तो कर रहे हैं, हम भी ऐसे वेल्डिंग कर रहे हैं, आंखों में बहुत चुभा, तो उससे बचने के लिए वो चश्मा लगाया। बहुत हाई टेम्परेचर पर वेल्डिंग की जाती है, तो हाई टेम्परेचर पर जो है आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां से रिलीज होती है, वो आपकी आंखों में चली जाती है और बाद में आंखें भी खराब हो जाती है, ज्यादा किया। कुछ चीजें कैसी है ना, कुछ वेव्स ऐसी है जो दिखती नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक हो। एंगल, यानी कि एंगल ऑफ विजन को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन थ्योरी। देयर इज अ टर्म नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। पहले सिर्फ मैग्निफिकेशन था, अब क्या आया है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होगा? जैसे वहां पे होता था HI/H, तो यहाँ पर होता है angle made by final image और angle maximum angle made by unaided eye और अनएडेड का मतलब कुछ नहीं लगाया है, बेयर आई, नेकेड आई। अनएडेड मतलब नेकेड आई, मैक्सिमम एंगल में, तो ये तो ये आ जाएगा ना, फिर किधर जाएगा? थीटा नॉट। और कुछ लगाया तो वो आ जाएगा विद यानी कुछ लगा करके और बिना कुछ लगा, फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। जैसे अभी अपनी आंखों के आगे कुछ नहीं लगाया, मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा दिया, टेलीस्कोप लगा दिया, तो एक इमेज बनेगा। वो इमेज हमारी आंख पे जो एंगल बनाएगा वो थीटा है, और कुछ नहीं लगाया और ऐसे रख दिया DDV पे, तो जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। और इनका रेशियो क्या कहलाएगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप की। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे ये एंगल को बढ़ा देता है। दिस इज सिंपल कॉन्वेक्स लेंस।
कुछ भी नहीं है, ये सिंपल माइक्रो, नाम ही सिंपल है। सो दिस इज सिंपली अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है वो सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और कुछ नहीं। सर कैसे करता है वो देखो, हाउ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम, आंखों के सामने केवल क्या करते हैं, एक लेंस, दिस इज सिंपल कॉन्वेक्स, सिंपल, बहुत सिंपल। फोकल लेंथ कितना मान लो इसका, ये इसका एफ मान लो, ये इसका क्या मान लो। ध्यान से समझना बेटा, क्या करेंगे हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो HO है, और ये डिस्टेंस क्या होता है U, ये जो एंगल बन रहा है ये बड़ा हो जाए, we want it to become large, ये बड़ा होना चाहिए। तो सर कितना होगा, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ कैसे होता है। इसका इमेज होगा, आप समझो कॉन्वेक्स लेंस है और मैंने ऑब्जेक्ट को किसके बीच में रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इमेज बनता है VEM बनता है, क्या बनता है, VEM, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइंग, O और F के बीच में, और ये बनता है -इंफिनिटी से O यानी कि 0 के बीच में, बड़ा बनता है और इरेक्ट बनता है बट वर्चुअल। रे डायग्राम से बना सकते हैं, बनाओ रे डायग्राम से। क्या करेंगे रे डायग्राम से बनाने के लिए हम, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां से जाती है, दूसरी कहां से, ऑप्टिकल, वो कैसे जाती है, सीधी, बड़ी आगे कहां मिलेगी, तो पीछे ये जहां मिली तो वहां पर क्या मिला, एक इमेज, बड़ा मिला कि छोटा, अरे याद है, और यही V होगा, नहीं क्या, अरे भूल गए, याद है, बड़े बात तो ये, तो ये फाइनल इमेज मिला। तो इसकी वजह से जो एंगल बना वो थीटा है, तो मुझे ये tan थीटा निकालना है। क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी HI अपॉन V, या फिर इसको हम HO अपॉन U भी लिख सकते, नहीं लिख सकते HO अपॉन U, नहीं लिख सकते HO अपॉन U। और सर V कैसे निकालें, UF अपॉन U प्लस, सर मैग्निफिकेशन HI अपॉन HO या V बाई, पर सर हमको ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या है एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, बोला ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कितना है, H नॉट बाई, और ये कितना आया था, H नॉट बाई D। सर कहां से आया है, ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा, क्या कट गया कुछ तो भी, HO कट गया, D बाई U, क्या आया, D बाई, कितना सिंपल सब, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो वो क्या पूछेगा आपसे, वो पूछेगा भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है उसका नेचर कैसा है, भाई कैसा नेचर है, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड बनती है। और भाई हम मैग्निफिकेशन का काम कर रहे थे हमसे सिंपल माइक्रोस्कोप से। अभी सभी दो केसेस आते हैं, एक तो रिलैक्स डाइस और एक स्ट्रेस डाइस। रिलैक्स डाई का मतलब इमेज कहां बने, इंफिनिटी, और स्ट्रेस डाई का मतलब इमेज कहां बने, 25 सेंटीमीटर DB पर। तो इसमें दो केस हमेशा आते हैं, एक आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस और एक केस आता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस वाला केस। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है, खड़े हो, क्या बोल रहे हैं, पता क्या बोल रहे हैं, और उससे पहले दो केस आते हैं ना, क्या क्या आते हैं, वो तो चले जाओ बाहर दरवाजे, चलो तो वो भी नहीं लिखना है ना, अभी समझा रहे हैं सर।
चलो दोनों भी जल्दी से। एक लाइन बची है। अरे तो एक बच्चों 10 बच्चों तुम मैंने जो बोला वो सुना तो फिर बैठे रहो, क्या दिक्कत है? तू बता हरीश खान क्या 2 पॉइंट थे अभी जो मैं बोल रहा था? 2 केस बताया ना मैंने। हाँ तू बता, डरे कर। नॉर्मल एडजस्टमेंट तो एक केस हो गया, उसमें इमेज कहाँ बनता है? इनफिनिटी, उसको बोलते हैं रिलैक्स। और दूसरी क्या थी? कोई बोलेगा नहीं, उसमें इमेज कहाँ बनता है? तो बता सच्ची। स्ट्रेस्ड आई, सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब आएगा आई पर? जब इमेज कहाँ बने? पास में कहाँ? पास मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मतलब डी, कैपिटल डी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड आई। तो हर प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये 2 केस आते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस कब आएगा? तो जब मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा ना तब मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा, और जब मिनिमम स्ट्रेस आएगा तब मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा। दैट इज फॉर श्योर। बेटो ध्यान रखो आगे से। भाई टीचर जो बोलता है उसको सुन के आपका फायदा उसकी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेशल केस में क्या लिखे अपन? नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब रिलैक्स आई। रिलैक्स आई कब होगी बेटा? इमेज एट इंफिनिटी, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस। सर माइनस क्यों लगाया? अरे वर्चुअल है ना भाई, है ना? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। लगाते कौन सा फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1। a प्लस में क्यों आया? a प्लस में कॉन्वेक्स लेंस है, v की जगह क्या? v की जगह क्या? इंफिनिटी, तो ये गायब हो जाएगा, है ना? तो u बराबर क्या आ जाएगा? बट u माइनस में लेंगे ना, तो u बराबर क्या आ जाएगा? तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? नहीं, d by u। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या आ गया? d by u। तो u की जगह क्या आ जाएगा? यानी कि मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया d by f। इससे कम नहीं हो सकता। अच्छा मैक्सिमम के लिए क्या? मैक्सिमम में क्या होगा? स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस्ड केस। यानी कि क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस STRE, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस लिखना है, स्ट्रेस्ड, है ना? तो इसमें इमेज कहाँ बनाना पड़ेगा? 20 पे, यानी कि v will be minus t, v will be minus t। u निकाल लेते हैं कौन से फॉर्मूले से? 1/v minus 1/u is equal to, तो u निकाल लो ऐसे। v की जगह क्या डाल दो? माइनस d, u की जगह माइनस u डालेंगे, है? तो यह आ जाएगा 1/u बराबर 1/m plus 1/d, तो u आ जाएगा ft/m plus d। तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था क्या? d by u, तो d by f/m plus d, d से d भर गया, ये कितना आ गया? m plus d by f, and that is called 1 plus f by d, sorry 1 plus d by f। ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। क्या अंतर है दोनों में? भी एक का ही अंतर है बस, यानी कि रेंज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, रेंज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है भाई। अगर उसमें 2 टाइम्स हो रहा है तो इसमें कितना? 2 plus 1, बस इतना ही फर्क। तो यार ये तो मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो भी कुछ खास कमी आए। और ये देखो फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें चंपक टाइप कि अगर फोकल लेंथ बढ़ा दिया तो क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलता है बिग और 7 कलर है, तो सबसे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके लिए आएगा, तो हमको पता होना चाहिए जिसका एफ सबसे ज्यादा होगा उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन सबसे कम आएगा। सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का होता है, तो रेड के लिए सबसे कम एंगुलर मैग्निफिकेशन आएगा, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर कितना आया, एक का अंतर है बस। सर नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, डी बाई यू, और मैक्सिमम के लिए क्या है, डी बाई एफ, और मिनिमम के लिए क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ। अच्छा, जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट को किस किस के बीच में रखना पड़ा, अच्छा, कोई बोले सर ऑब्जेक्ट यहाँ मत रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखने से गड़बड़ क्या होगा, इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा एक तो, और वो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। हमको उल्टा नहीं देखना ना, सीधा ही देखना। आप अगर वर्ड्स को पढ़ रहे हैं और वो उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो फिर कैसा लगेगा आपको, पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ वो आएगा बाद में। तो कहने का मतलब है सिंपल माइक्रोस्कोप इज वेरी सिंपल, इट इज सिंपली अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो इमेज कैसा मिलेगा, वेव मिलेगा। मैग्निफिकेशन HI/HO V/U से निकाल सकते हैं, V बराबर UF/U प्लस F। F पॉजिटिव या नेगेटिव, F पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है। U पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। V पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब हर चीज के बारे में पता हो, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो U नेगेटिव आता है और वर्चुअल इमेज है तो V नेगेटिव आएगा। नॉर्मल फॉर्मूला कितना आया, D/U। अच्छा, दो कंडीशन आती है हमेशा स्पेशल केस में, एक कौन सी, नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब रिलैक्स डाई। रिलैक्स डाई कब होगी, जब इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी पर, और इमेज इंफिनिटी पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पर। तो आपको पता भी है इमेज इंफिनिटी पे तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे रखा हो। तो ये बराबर है, आ गया। तो मिनिमम कितना आ गया, D/F। मैक्सिमम स्ट्रेस केस में क्या हो जाएगा, फिर कहां बनना चाहिए इमेज, 25 पर, dV पर। तो V बराबर माइनस, माइनस क्यों रखा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा, इसलिए V इक्वल टू माइनस D रखा है। बराबर V माइनस 1/U लगाया, अब यहां से U का वैल्यू निकाला तो क्या आया, FD/F। सॉल्व किया तो आया 1 प्लस D/, सो सिंपल, सो सिंपल। लेकिन एक ही गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि उतना ज्यादा बड़ा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, रेंज भी छोटा सा है, इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ गई। इस माइक्रोस्कोप से जो है आप जो है बैक्टीरियाज को या छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पा सकते। दिस सिंपली अ मैग्नीफाइंग ग्लास, उसका एक लिमिट है, ये लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। जैसे मान लो हम लोगों ने फोकल लेंथ ले लिया 10 और डी का वैल्यू कितना होता है 25, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस बोला 3.5 25/10 3.5, यानी कि वो 3.5 टाइम्स तक कर सकता है, इतना ही बढ़ा सकता है। सर और बड़ा ले लो लेंस, अरे तो लेंस कितना बड़ा लेंगे आप, 50 ले लो, इसको बढ़ाने से तो ये कम हो जाएगा। इसको बड़ा लेने से थोड़ी फायदा है, इसको जितना छोटा लिया उतना फायदा है। छोटा ले लेके कितना लेंगे आप, 0.1 मीटर लिए, 0.1 है ना सेंटीमीटर, लेकिन इसको फिर हाथ में कैसे पकड़ेंगे आप, अरे भाई 0.1 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लिया तो उसका साइज तो लगभग 0 ही होगा, उसको फिर मैग्नीफाइंग यू कैन नॉट होल्ड इट, रीड करना तो दूर की बात है, उस केस में आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए ये वाला थोड़ा सही नहीं है, इसीलिए क्या पढ़ाया जाता है आपको फिर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये खतरनाक है, इसमें एक नहीं 2 लेंस होते हैं। एक लेंस होता है आंखों के पास में और एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट के पास में। तो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास होता है उसको बोलते हैं आईपीस, नाम है। यानी कि इसमें 2 लेंस होते हैं, एक छोटिया लेंस होता है और एक मोटिया लेंस होता है। जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस,
ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट मत ले लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट दोनों भी कैसे टाइप के होते हैं, ये कॉन्वेक्स, दोनों भी कॉन्वेक्स होते हैं, ओके। और ये क्या है, इसका नाम आईपीस, ये आंखों के पास में है, इसका फोकल लेंथ होता है एफओ और इसका होता है एफई। टर्मिनोलॉजी को समझना बेटा, ये आंखें, these are our eyes, ये एफओ है, ये 2FO, इधर भी एफओ और 2FO आ जाएगा। समझने का प्रयास करना क्या हो रहा है। थीटा नोड वही है पुराना वाला, HO बाई टी, इसको कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका UO मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, UO। तो VO निकाल, किस किस के बीच में रखा है ये, F और 2F के बीच में। जब F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनता है RIM, यानी कि रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और वो इस साइड में बनेगा। और हमको मैग्नीफाइड ही तो करना है। कोई बोले नहीं सर यहां रखो आप तो ऑब्जेक्ट, यहां रख के फायदा नहीं है, क्योंकि RID बन जाएगा, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, छोटा हो जाएगा, छोटा नहीं करना है। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, बड़ा करने का, इसलिए किसके बीच में रखना पड़ेगा, FO और 2FO। तो रे डायग्राम बनाते हैं, बनाओ रे डायग्राम। ये गई रे कहां से जाएगी, फोकस से, थोड़ा पास में ले लो, ये इतनी दूर है तो ये भी इतनी दूर है, और दूसरी कहां से, ऑप्टिकल सीधी जाएगी, ये बन गया क्या, बड़ा बड़ा कि छोटा, बड़ा है, इंटरमीडिएट इमेज, लेट्स से HO, ये फाइनल इमेज नहीं, दिस इज नॉट फाइनल इमेज। अब ये बन जाएगा आपका किसके लिए, इसके, दिस इज माय VO। VO का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका नेचर कैसा है, RIM, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, VO। और VO कैसे निकालेंगे, UF अपॉन U प्लस UOFO, UOFO, UO नेगेटिव में आएगा, FO पॉजिटिव, तो VO अपने आप पॉजिटिव में आ जाएगा। अब यही इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस होगा आपका UE। UE मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो फिर से रे डायग्राम, अब वापस से मुझे बड़ा चाहिए और इसी साइड में चाहिए, तो वापस से आपको ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और एफी के बीच में रखना पड़ेगा, तभी वापस से जो है ऐसा कुछ होगा। हाँ वेव बनेगा ऐसा कुछ, ऐसे ही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए अल्टीमेट। जाऊ दिया तुम्हें, कहीं फर्क नहीं। यहाँ पर उल्टा सीधे का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा क्या करें, रे को अगर अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो कहां से जाएगा, फोकस से। कहां से जाता है, फोकस। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से डाला तो सरल जाएगा, लेकिन ये मिलने वाले खाली खाली क्या खाली क्या, so there we will get some image. कहीं तो बनेगा, कहीं तो बन जाने लो बरा अभी बात मैं ही कुछ करता हूँ, इसको साइड में कर। समझ जाओ
वो बन जाएगा यार। ये सब तो दस मिनट में डायरेक्ट It will be somewhere here. It is a very big image. Yes, very big image. This is my final HI. Height of the image. और इसका नेचर कैसा है? VEM. क्या नेचर है? VEM. वर्चुअल है, इरेक्ट है, किसके करस्पॉन्डिंग? इस करस्पॉन्डिंग। ठीक है। और ये वो एंगल है थीटा जो हमारी आंखों पे बनेगा, और ये है बेटा VE। VE का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम आईपीस। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर? VE is equal to UEFE upon UE plus FE। और VO का क्या निकालना? UOFO upon UO plus FO। MO मैग्निफिकेशन बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा VO upon UO, और मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीस आएगा VE upon UE, और टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन MO into A। But here we are not looking for magnification, we are looking for angular magnification, we are looking for angular magnification। So क्या लगता है आपको angular magnification क्या आ जाएगा? क्या है फॉर्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन का? थीटा बाय थीटा नॉट। थीटा बाय थीटा नॉट कैसे निकालेंगे? थीटा यहां से निकल जाएगा HI अपॉन BE। अबे हाँ यार, या फिर बोला ना, या फिर क्या? H1 अपॉन UE। तो बरोबर सही आहे ना? आणि तुम्हाला पण माहिती आहे, मला पण माहिती E अल्फा तर E पण अल्फा नहीं का? बिकॉज अनडिवाइडेड जाती है ना ऑप्टिकल सेंटर से नहीं। प्रिया वांडे का ऐसे देख रहे उड़ा दूं इसको। तो देखो ना, tan अल्फा यहाँ से भी निकालते हैं, tan अल्फा यहाँ से भी निकालते हैं, निकाल लो। ये क्या आएगा? HO अपॉन BO, और ये आएगा H1 अपॉन HO अपॉन UO, H1 अपॉन VO। क्या क्या है समझ के लो। UO है, VO है, UE है, VE है, FO है, FE है, H1 है, HO है, HI है। फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसका जो ऑब्जेक्ट रखा वो F और 2F के बीच में रखा, तो इमेज इधर बन गया। वो इमेज इसके लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से रखा 0 और AP के बीच में, ताकि उसका वेब मिल जाए। और बीच में मिलने वाला जो इमेज है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंटरमीडिएट जो इमेज कैसा मिलता है? RIM। लेकिन फाइनल इमेज कैसा मिलता है? VEM। ऐसे पूछता है वो, तो आपको पता होना चाहिए। और सब ये जो है हमारे किसके केसेस है? कॉन्वेक्स लेंस के केसेस है। कॉन्वेक्स लेंस में 4 इमेजेस आती थी, RID, RIM, VEM और RED। वो इसलिए पढ़ाया था कि ये समझ जाए, ठीक है? फिर ये इमेज बन गई। बस यहाँ से क्या लिख दूं? tan अल्फा को बराबर कर दो, tan अल्फा को बराबर करो HO अपॉन UO, H1 अपॉन VO। साइन का ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान। HO प्लस में UO माइनस में, H1 माइनस में VO प्लस में, तो अपने आप माइनस से माइनस कट जाएगा। आज आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए H1 का वैल्यू। H1 कट जाएगा ना आपने से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको चाहिए हमको क्या चाहिए? थीटा चाहिए ना। थीटा क्या है? H1 by UE। H1 का वैल्यू यहाँ से डालो तो क्या आता है? H1 का वैल्यू निकालो बेटा। H1 का वैल्यू वैल्यू ऑफ H1 is equal to HO into VO upon UO। तो बराबर टाका करा तो मैं थीटा फॉर्मूला का है। H1 की जगह क्या आ गया? HO upon UE, VO upon, अब डाल दो इसको।
HU UE VO UO HO by D HO से क्या आ गया VO upon UO into D upon कैसा लगा? मुझे तो नहीं लगा था अच्छा लगा। VO upon UO into D upon U। सिंपल माइक्रोस्कोप का कितना सिंपल था? D by U। D by U। ये D by U इधर है, ये रहा। इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? एमओ से। अरे भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ आईपीस था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। बताता हूं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ क्या था? इसलिए डी बाई यू ही आ रहा था। अरे ये यू ही तो है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव भी लगा दिया, तो ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दो बस इसको। यानी कि इसके मैग्निफिकेशन करने से पहले इसने मैग्निफिकेशन कर दिया, इसलिए दोनों का मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड में जाना है तो केवल ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन से इस फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो एमओ था वो था वीओ अपॉन यूओ, देखा था आपको? ये रहा एमओ, दिख रहा है क्या आपको? यानी कि देखो एक खतरनाक फॉर्मूला आता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू सिंपल माइक्रोस्कोप। इतना सिंपल है, इसको मत देख के डरो आप, ये कैसे हुआ इसको समझो। ऑब्जेक्टिव का एंगुलर, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन दैट इज वीओ अपॉन यूओ, और सिंपली किसका? डी बाई यू, बस यू की जगह क्या? यू आईपीस की वजह से ये करना। तो आपको एसएम भी लिख सकते हैं इसको, या एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस ड्यू टू आईपीस भी लिख सकते हैं। चलो इसमें भी नॉर्मल एडजस्टमेंट और रिलैक्स डाई और स्ट्रेस डाई का आएगा, वो भी करते हैं, ऑब्वियसली करना है। घंटा गाड़ी लोग तो बड़ा